हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बलूनी क्लासेस। आज बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 7। तो देवियों सज्जनों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडेक्स में लिखा हुआ था आर्टिकल नंबर 7 गॉस लॉ, तो उसको हम पढ़ेंगे बेटा इस आर्टिकल के बाद। तो गॉस लॉ पढ़ने के लिए हमें जरूरत है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने की। किसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम फाई से। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 3 स्टेप में अपन पढ़ाई करेंगे। आज से हमने थोड़ा सा पढ़ने का सिस्टम चेंज किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा लेक्चर। फर्स्ट पार्ट तीनों कैटेगरी के लिए कांस्टेंट, सेम बोर्ड वाले बच्चों के लिए, मेडिकल वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है वो तीनों के लिए। तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं बेटा वो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करें। मैं बता दूंगा यहां तक बोर्ड वालों की जरूरत है, उसके आगे बोर्ड वालों की जरूरत नहीं है। सेकंड सेक्शन हमारा होगा बेटा मेडिकल तक के बच्चों को। तो मेडिकल वाले बच्चों को फर्स्ट और सेकंड सेक्शन पढ़ना है, और जेई वालों को फर्स्ट भी पढ़ना है, सेकंड भी पढ़ना है और थर्ड भी पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है जेई वालों को। तो चलो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे पहली चीज अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आना जरूरी है। हाँ साहब बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना बहुत जरूरी है। सेकंड अपने को पता क्या होना चाहिए बेटा? सेकंड अपने को पता होना चाहिए एरिया। दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? एरिया। बहुत बड़ा रोल है बेटा एरिया का, बहुत बड़ा रोल, भयानक रोल है एरिया का भाई साहब। और थर्ड अपने को पता होना चाहिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट। क्या पता होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। तो ये 3 चीजों के बारे में हमें ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट, ये लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और डॉट प्रोडक्ट, 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की डॉट प्रोडक्ट के साथ। डॉट प्रोडक्ट में आपको बेसिक बातें आपको जो पता होनी चाहिए कि A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा। A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा। ये कोई वेक्टर है A, ये कोई वेक्टर है B। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का cos थीटा, इनटू दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का cos थीटा। ये बात समझ में आनी चाहिए। और आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर थीटा 0 होगा तो A डॉट B AB के इक्वल होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो A डॉट B 0 होगा। अगर थीटा 180 होगा तो A डॉट B माइनस AB होगा। ये पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी है? इस स्केलर है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जो 0 भी हो सकती है। ये बंद कर देते हैं, आवाज आ रही है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव भी, ये नेगेटिव भी और ये 0 भी हो सकती है। 0 हो सकती है, हाँ जी 0 हो सकती है। और क्या याद रखना है अपने को ये याद रखना है कि अगर 2 क्वांटिटी AXI कैप AYJ कैप AZ के कैप की फॉर्म में दे रखे हो वेक्टर्स,
अगर वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखे हो तो बी ऐसे लिखा जाएगा। ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है दोबारा। ध्यान रखना बेटा, जो कुछ चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सब कुछ आएगा एज इट इज मैग्नेटिज्म में। ध्यान रखना, यहां भी फ्लक्स पढ़ रहे हैं, वहां भी फ्लक्स पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना बच्चों, आधा घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा वहां पे, वहां सारे टॉपिक ऐसे सीधे निकलेंगे। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, एक दो डिफरेंस है, खत्म। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक्स को, आगे आने वाली चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी फिर, क्योंकि सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम दो आधार तरीके से देखना, 90% सेम आएगा आगे वाला टॉपिक। मैं तो फिर बस ये कहूंगा, देखो बच्चों पढ़ाया था ना, मैंने पढ़ाया था ना, तो वेक्टर्स की प्लेलिस्ट भेज दूंगा, पढ़ लेने एक बार डॉट प्रोडक्ट वगैरह ढंग से। हाँ जी, तो देखो अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखी हो तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ए से ऐसे लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ए से लिखेंगे। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, याद रह जाएंगी कसम से, पक्का मैं भरोसा कर लूं, सही बता रहा, याद रखना। अच्छा, दूसरा डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है ही नहीं, क्या करें? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए हमने किसका सहारा लिया था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का सहारा लिया था। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करनी होगी तो अपन किसकी बात करेंगे? अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे मैंने कहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो आप क्या समझोगे? सर फील्ड लाइंस जा रही हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो आप कहोगे सर लाइंस आर क्लोजर, डेंसर। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, तो आप बोलोगे सर लाइंस आर डिस्टेंट अपार्ट, लाइंस आर रेयर। ठीक है, कम डेंसिटी वाली लाइंस है, समझ जाओगे। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो आप समझ जाओगे किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये अपने को समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना? कैसी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी सर जी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इतनी चीजें काफी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट point to be understand is area. Most important point to be understand is area. क्या है एरिया? तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रहे बेटा, मैथ्स वाले बच्चे तो इसमें 3D वेक्टर में सारा ये पढ़ ही लेंगे सब चीजें एरिया के बारे में। मेडिकल वाले बच्चों को सिर्फ इतना याद रखना है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको समझना होगा बेटा। और मैंने वेक्टर्स में प्रूव भी करके दिखाया था, क्रॉस प्रोडक्ट में प्रूव करके दिखाया था कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना बच्चों, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन। अब आपने हमारे पास दो तरह की सरफेस होती है बेटा, एक होती है ओपन सरफेस और एक होती है क्लोज्ड सरफेस, है ना? एक ओपन सरफेस, एक होती है क्लोज्ड सरफेस। देखो ओपन सरफेस कैसी होती है। ये जो सरफेस है ये कैसी है? ओपन सरफेस। कैसी सरफेस है? ओपन सरफेस। ठीक। और मैं क्या दिखाऊं तुम्हें? क्या दिखाऊं? कुछ दिख नहीं रहा मुझे। जैसे सर्किल हुआ,
ठीक है, सर्किल हुआ, आपका स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, ये सब कैसी है बच्चों? ओपन सरफेसेस। ये कैसी हैं? ओपन सरफेसेस। ये सभी ओपन सरफेसेस हैं। तो बात ये है बेटा, कोई भी ओपन सरफेस, जैसे डिस्क भी याद रखना, कोई भी प्लेट है ना, ये सब क्या है बेटा? ओपन सरफेस। ये क्या है? ओपन सरफेस। और दूसरी सरफेसेस कैसी होती हैं बच्चों? क्लोज्ड सरफेस। कैसी? क्लोज्ड सरफेस। तो दोनों के बारे में अलग अलग बातें याद रखनी है। मेडिकल वाले बच्चों को याद रखनी है, इंजीनियरिंग वालों को पता ही होगा सब। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैथ का टॉपिक है ये। क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस कौन कौन सी बेटा? स्फीयर। स्फीयर क्या है बेटा? क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का एग्जांपल समझे? स्फीयर। आपका क्यूब, ये क्या है बेटा? क्लोज्ड सरफेस। मैं इस कमरे के अंदर हूं, तो ये कैसी सरफेस है बेटा? क्लोज्ड सरफेस। और यही इस रूम की मैं एक वॉल की बात करूंगा तो वो क्या होगी? ओपन सरफेस। समझ में आई? क्लोज सरफेस समझ गए होगे यार। अब मेरे सामने हो नहीं यार, लाइव होता तो मैं समझ गए ना। अब नहीं समझ में आया तो बताना मुझे। तो दो तरह की सरफेस होती है, एक क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। दोनों का एरिया कैसे लिखते हैं ये अपन समझते हैं। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सच में बताओ मुझे, सच्ची बताओ, मन पे याद रखे, ये समझ में आई नहीं आई? अपने को फ्लक्स के लिए तीन चीजों की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है, आगे भाई साहब फटाफट नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में, नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में, जल्दी नोट करो उसको, स्क्रीन पॉज करो और नोट करो। चलो भाई, किसके बारे में बात शुरू करनी है अपने को? एरिया के बारे में बात शुरू करनी है। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है एरिया? वेक्टर क्वांटिटी। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, वेक्टर क्वांटिटी, चलो भैया, चलो चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार, चलो। चलो बच्चों, एरिया फॉर ओपन सरफेसेस, एरिया फॉर ओपन सरफेसेस, ओपन सरफेसेस का एरिया। ओपन सरफेस, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट मेरे पास, मुझे इसका एरिया पता करना है। मैंने इस रेक्टेंगुलर प्लेट को ड्रॉ कर दिया। ये लो, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। ये ऐसे, ठीक है। तो बच्चों, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी लेंथ L, इसकी विड्थ B। तो इसका एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया कैसे लिखेंगे इसका? ऐसे के देखो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये क्या है एरिया का? ये एरिया का मैग्नीट्यूड है हमारे साथ। ये क्या है एरिया का? ये एरिया का मैग्नीट्यूड है। लेकिन एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो अगर मुझे एरिया वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मान लो ये x है और ये y है। ये x है और ये y है। देखो, ये देखो ऐसे। हाँ, ये x है, इसकी लेंथ x में है, ये x है और ये y है। देख रहे ना? समझ आ रहा है ना?
हाँ देखो, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये सामने वाली वाई एक्सिस मान ली मैंने, तो ये एक्स और ये वाई, ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो लेंथ किसकी तरफ है? एक्स की तरफ। ब्रेड्थ किसकी तरफ है बेटा? वाई की तरफ। लेंथ एक्स की तरफ, विड्थ वाई की तरफ, ठीक है। तो जो एरिया होगा बेटा इसका, इसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू सरफेस दो डायरेक्शन हो सकती है, ये भी 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 हो सकती है। तो कोई भी डायरेक्शन ले लो। एरिया क्या होता है बेटा? एरिया मेजर करना तो आती है आपको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सर्किल के लिए पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर, सारी चीजें आपको पता ही है। लेकिन जब भी ओपन सरफेसेस के लिए एरिया की बात करेंगे हम, तो बेटा एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, इसमें एरिया की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों ही एरिया की डायरेक्शन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया लेते हो, है ना। अगर आप यहां पर ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओ, ऑब्जर्वर बन के आप यहां बैठ जाओ, तो आपके लिए एरिया की डायरेक्शन ये होगी, और यहां ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओगे आप, तो आपके लिए एरिया की डायरेक्शन ये होगी, नीचे वाली। ऊपर बैठ जाओ उसके तो ऊपर, नीचे बैठ जाओ उसके तो नीचे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी डायरेक्शन मान लो, किसी भी पॉइंट पे जाके ऑब्जर्वर बन जाओ आप, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। असल बात तो इतनी है, बाकी तो मैंने ऐड कर दी अपनी तरफ से। असली बात तो इतनी है ना। हम कहीं भी डायरेक्शन ले सकते हैं एरिया की। एरिया हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। कोई भी सरफेस होगी उसकी क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको आउटवर्ड्स लें या इनवर्ड्स लें। अब जैसे ये बोर्ड देखा है, अब ये बोर्ड का जो एरिया है, अब ये दोनों हो सकती है इसकी डायरेक्शन, ये भी हो सकती है ऐसे, और ऐसे भी हो सकती है। ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है, आपको जो ठीक लगे वो डायरेक्शन मान लो, ठीक है। तो एरिया क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो हमने जब हमारे ऊपर छोड़ दिया, तो हमने क्या मान लिया कि अगर हम यहां से देख रहे हैं तो हम इसको इधर मानेंगे एरिया की डायरेक्शन, और अगर हम इसके पीछे से देख रहे हैं, सपोज मैं इस बोर्ड के पीछे चला जाऊं और ये बोर्ड मेरे सामने ऐसे आ रहा हो, तो मैं इसको ऐसे मानूंगा, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, परपेंडिकुलर टू सरफेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये हो गया। जैसे आपको मैं बताऊं, तो इसका डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा? एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर लिखा जाएगा LB K कैप। ये हो गया इसका एरिया, LB K कैप। अब आप चाहे तो प्लस K कैप ले लो, चाहो तो आप माइनस K कैप ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है। प्लस K कैप ले लो, देखो ये, माइनस K कैप ले लो, देखो ये लो, ये देखो, ये x, ये y, ये z, ठीक है ना। अरे हाँ तो बोल दिया करो यार मन में। चलो भाई, आज नई शर्ट पहन के आया हूं, इसलिए बहुत एनर्जी है आज मेरे अंदर। हाँ तो बच्चों, तो अपन ने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए एरिया डिफाइन कर दिया। अपन ने कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे साहब। और एक बात बताऊं आपको, आप एक चीज याद करो, आपने जो बचपन में पढ़ी हो, जब मैंने पढ़ाई थी आपको बचपन में, अगर मेरे से पढ़ा होगा वेक्टर तो, या नीरज सर से पढ़ा होगा तो उन्होंने पढ़ाया होगा। ये कोई सरफेस है, ये कोई ले लो, ये कोई पैरेललोग्राम, ये इसको मान लो L वेक्टर, इसको मान लो B वेक्टर,
इसको मान लो एल वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर। एक ऐसी रेक्टेंगुलर प्लेट या एक पैरेललोग्राम रखा हुआ है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा L क्रॉस B करो, L क्रॉस B करो, तो आप क्या लिखोगे इसको? L क्रॉस B को बोला आप इसको लिखोगे L B साइन थीटा। आप उसको क्या लिखोगे बेटा? L B साइन थीटा। एक मिनट इसको रफ करते हैं, फिर अपन आगे बताता हूं। नोट करो उसको पहले, जल्दी से नोट करो, स्क्रीन पॉज करके फिर समझाता हूं। क्या समझा रहे हम? रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया, ठीक है। चलो स्क्रीन पॉज करो, नोट करो फटाफट। कुछ थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ समय पीछे चलते हैं, वापस चलते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली ए बी सी डी। एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली मैंने ए बी सी डी, है ना। रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली हमने, क्या? ए बी सी डी। ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन जेड एक्सिस, है ना। तो चलो बच्चों, मैंने कहा बेटा आप क्रॉस प्रोडक्ट करो ए बी क्रॉस ए डी का। आप क्रॉस प्रोडक्ट करो ए बी क्रॉस ए डी का। तो आप कैसे करोगे? देखो ए बी क्रॉस ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट आप लिखोगे ए बी आई कैप क्रॉस ए डी जे कैप, है ना। ए बी आई कैप क्रॉस ए डी जे कैप। मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए बी का एल है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी, क्या लिखोगे? ए बी की जगह क्या लिखोगे? एल, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड एल, इसका मैग्नीट्यूड बी, इनटू इनका आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है बेटा? के कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप। आया ना। तो ये आपने क्या निकाला बेटा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकाल लिया? इसका क्रॉस प्रोडक्ट। किसका? एक इस साइड का, इस साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, इस वेक्टर का। एक ये वेक्टर, एक वेक्टर। क्या है ये? रेक्टेंगल। अच्छा ओ भाई साहब, एक बात पूछूं, ये समझ आया ना? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे एरिया के लिए? सर एरिया वेक्टर, सर एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना? एल इंटू बी, और डायरेक्शन क्या? परपेंडिकुलर टू सरफेस। मैंने पढ़ा दिया जो मुझे पढ़ाना था, मुझे नहीं पता। अब समझो मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है बच्चों ये, क्या ये दोनों एक ही चीज है? क्या ये दोनों एक ही चीज है? बहुत जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। ये इसको ये मत समझना कह रहे सर ये तो बच्चे वाली चीज हमें आती है, फिर फंसोगे आगे चल के। मैं नहीं बताऊंगा भाई साहब, क्वेश्चन बता रहा हूं पहले, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ देखो ये एक ही चीज है ना। हाँ है तो एक ही। हुआ क्या? अरे ये एरिया के बराबर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो अपन क्या करें बच्चों? सिंपल सिंपल हम क्या करते हैं? इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमें किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो अपन बेटा उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं?
उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को दो वेक्टर्स मान के उनका क्या निकाल लिया अपन, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकाल लिया बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। आपके पास आ जाएगा सामने। बार बार बता रहा हूं, ये छोटी चीज मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें इसमें। समझे बेटा? अगर ये रेक्टेंगल ना होके क्या होता, ट्राइंगल होता। क्या होता, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होता या एक ट्राइंगुलर प्लेट होती या कुछ भी होता, तब इसका एरिया कैसे निकालते अपन बच्चों? तब इसका एरिया क्या हो जाता बेटा, हाफ हो जाता है। तब इसका एरिया क्या हो जाता, हाफ। तो यानी कि अगर ये वेक्टर दिया होता हमें, ये बी तो ये भी बी, ट्राइंगल दिया होता, तो इसके एरिया कैसे निकालते बच्चों? इन दोनों साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का, दोनों साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा। याद रखना, बहुत काम आने वाली ये चीज है ये, ठीक है? और डायरेक्शन क्या होती, परपेंडिकुलर टू सरफेस। डायरेक्शन क्या होती, परपेंडिकुलर टू सरफेस। हो गया सिंपल। फटाफट नोट करो जल्दी, स्क्रीन पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। दिन में रिकॉर्डिंग करने में ये समस्या है, पू 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 आवाज उठ रही थी अपने ट्रकों की। रात को करता हूँ रिकॉर्डिंग, मस्त कोई आवाज नहीं आती। चिंता मत करो, क्लासेस खुलने वाली है नालायकों, आ रहा हूं उसमें जल्दी। वेक्टर्स पढ़ने के लिए वेक्टर्स की लिंक मांग लेना मुझसे। चलो भैया देखो, लॉकडाउन में स्टूडेंट बढ़िया बोर्ड में नहीं, घटिया बोर्ड दे दिया। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। एरिया किसका, सर्किल का या सर्कुलर प्लेट का एरिया, या मैं कहूं डिस्क का, है ना, किसी का भी एरिया। अब मान लो ये डिस्क ऐसे है, ये डिस्क है, ये डिस्क ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखी है, ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखी है ये डिस्क। देखो इस तरह से, ये एक्स है और ये वाई है, ऐसे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। तो ये जो डिस्क है या रिंग है या सर्किल है ना, कुछ भी है, ये ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। ये कैसे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। और मान लो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर। तो इसका एरिया क्या होगा, ऐसे रखा है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स ये वाई, ऐसे रखा है। देखो देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो 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 देखो, दिख रहा है। इसका एरिया क्या होगा, इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। एक्स वाई प्लेन क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर के क्या, पाई आर स्क्वायर के क्या, सिंपल। तो ये चीजें आना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा फॉर ओपन सरफेसेस एयर एरिया इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज द परपेंडिकुलर टू सरफेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये होता है। चलो आप बात करते हैं क्लोज सरफेसेस की,
बात करते हैं किसकी? क्लोज्ड सरफेसेस की। तो क्लोज्ड सरफेसेस का एरिया, क्लोज सरफेसेस का एरिया। क्लोज सरफेसेस का एरिया देखो, क्लोज सरफेसेस कौन सी? स्फीयर, आपका क्यूब, ये इसका एरिया निकालना है। तो इनका एरिया मतलब बेटा, इनका एरिया ऑफ क्लोज सरफेसेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा क्या लेंगे बेटा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड्स। ध्यान रखना बेटा, क्लोज सरफेसेस का एरिया हमेशा क्या लेंगे? परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड्स। जैसे अब मैं स्फीयर में इस पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन पूछूं, ये इस पॉइंट पर पूछूं, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड्स, इस पॉइंट पर ये। अब ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे मैथ में पढ़ेंगे और बायो वाले बच्चों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैथ पढ़ाने नहीं बैठ रहे। ये परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड्स। अब जैसे एक क्यूब ले लो, अब इस क्यूब में कितने फेस हैं? देखो तुम्हारे कमरे में कितने वो हैं फेस? 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। हाँ, तो ये जो वाला जो फेस है ऊपर वाला, छत वाला, इसका एरिया ऊपर। ये वाला जो फेस है इस साइड वाला, इसका एरिया इस तरफ। ये वाला जो फेस है इसका एरिया इस तरफ। ये वाला जो फेस है पहला वाला, इसका एरिया इस तरफ। जो सामने वाला फेस है जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, इसका एरिया उस तरफ। और ये वाला जो फेस देख रहे हो तुम सामने से, इसका एरिया इस तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है, ये मेरे रूम की वॉल है, तो इसके लिए एरिया क्या होगा? अगर ये बंद कमरा है तो इसके लिए एरिया क्या होगा बेटा? इसके एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड्स। ये वॉल है और ये एक क्यूब है मान लो, तो इसमें इस वाली सरफेस का एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड्स, रूम के बाहर की तरफ। छत पे ऊपर, नीचे वाली सरफेस का एरिया नीचे, दाएं वाली सरफेस का एरिया दाएं, बाएं वाली सरफेस का एरिया बाएं। ऐसे याद रखना बेटा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। चलो फटाफट से जो भी मैंने पढ़ाया बेटा उसको अपनी लैंग्वेज में नोट करो। उसके बाद अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बातें करना शुरू करते हैं, फटाफट से जल्दी। चलो बेटा शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई एरिया है, ठीक है? मैं कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, जैसे ये बनाऊंगा, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कोई रिंग रखी है, ये कोई रिंग रखी है, ठीक है? ऐसे करके ये रिंग रखी है और यहां पर ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है? तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है मतलब क्या? कौन जा रहा है? कौन पास हो रहा है? जैसे ये एक रिंग रखी है और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने का मतलब कौन पास हो रहा है? बताओ।
इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने का मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ऐसे कौन पास हो रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं बेटा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले अपन ये बात समझ में आई ना, बेसिक सी चीज कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाए, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सा ना। पहले अपन जनरल बातें करते हैं बोर्ड के हिसाब से, ज्यादा डेप्थ में नहीं चलते, पहले सिंपल मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, फिर अपन डेप्थ में चलेंगे आराम से। पहले बोर्ड वाले बच्चों का काम करते हैं भाई, पहले इनको बोर्ड वाले बच्चों को नक्की करते हैं, इनको फ्री कर देंगे, फिर अपन आराम से समझते रहेंगे क्या चीज है। चलो भाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टडी, बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम प्योर एकदम टीचर पढ़ाता है उसी तरह से। चलो भाई हेडिंग डालो बच्चों, डेफिनेशन लिखो बच्चों, फॉर्मूला लिखो बच्चों, ये वाली बात है ना। चलो भाई आर्टिकल नंबर 7, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल बोर्ड की तरफ आएंगे इसमें, उसके बाद पूरा फिर डिटेल में। चलो क्या क्या पॉइंट है इसमें जो हमें याद रखने हैं, जो बेसिक नोट्स बनाने वाले पॉइंट। पहला पॉइंट द एरिया इंटीग्रल of electric field, the area integral of electric field is called electric flux, area integral of electric field is called electric flux। ये डेफिनेशन है बच्चों हमारी मैथमेटिकल। ये डेफिनेशन कौन सी है? मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखो क्या होता है एरिया इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, ये इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और dA हो गया बेटा एरिया। dA क्या हो गया? एरिया वेक्टर, और E क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है सिंपल। और थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बिटवीन, थीटा हो गया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, सिंपल सा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ थर्ड पॉइंट ऐसे समझो, इसकी लॉजिकल डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through an area is called electric flux। ये लॉजिकल डेफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। cos थीटा की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और फ्लक्स कितना हो जाएगा? E इंटू डी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही हो तो फ्लक्स कितना होगा? E इंटू डी। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो फ्लक्स क्या होगा? 0। और कॉमन सेंस लगाओ तुम, ये एरिया है ना, ये एरिया, अब इस एरिया की डायरेक्शन देखो, यहां होगी, ये इस एरिया की डायरेक्शन यहां होगी, ठीक है ना। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी पास करूं यूं, यानी कि ये देखो, इसके एरिया की डायरेक्शन कहां होगी? मेरे तरफ, मेरे तरफ ये। और अगर इसमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करें इस तरफ वाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी? 0। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, यूं यूं जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से। देखो, आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, ये है एरिया और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं यूं। तो देखो, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस एरिया से? 0, क्योंकि देखो एरिया की डायरेक्शन तो ये हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? 90 डिग्री पे। तो फ्लक्स कितना हुआ? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई? 0। लेकिन बच्चों, अगर देखो आप ऐसे हो ये सरफेस, इसके एरिया की डायरेक्शन तुम्हारी तरफ देखो, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में हो, तो फ्लक्स क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा पास होंगी इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ज्यादा से ज्यादा पास होंगी। आप देखो, अगर मान लो कि इस रूम में ऐसे करके बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ऐसे बोर्ड की तरफ, तो अगर मैं इस एरिया को ऐसे रख दूं, इस एरिया को ऐसे रख दूं, तो बेटा ज्यादा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मैक्सिमम फ्लक्स होगा इसके थ्रू। क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ऐसे रख दूंगा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा बेटा? 0। सरफेस से फ्लक्स कितना होगा बच्चों? 0। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री पे है तो 0 फ्लक्स, और 0 या 180 डिग्री पे है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में, तो फ्लक्स क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। अदर किसी एंगल पे अगर मैं बेटा इसके अलावा एंगल चेंज करूंगा तो फ्लक्स कम होती जाएगा, कम होती जाएगा, इससे पास होने वाली लाइंस कम होती जाएंगी, 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 और 0। समझ आया? फ्लक्स क्या होगा? 0। फिर आपसे नोट करो उसको जल्दी। कितने पॉइंट हो गए? 5। देखो 6 पॉइंट देखो, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स किसके इक्वल होता है? देखो, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। ध्यान रखना बेटा, 12th में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं, इनके यूनिट्स और डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर चांस यहीं से आने के होते हैं क्वेश्चन के। तो फ्लक्स की यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, तो इसकी SI यूनिट होगी बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन का MLT -2
कूलम का 80 और मीटर स्क्वायर का L2। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml³ T-3 A-1। फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो अब महसूस करते हैं बेटा फ्लक्स को, फील करते हैं फ्लक्स क्या है, महसूस करते हैं फ्लक्स क्या है। मैं एक बड़ी सिंपल सी प्रोसेस, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखो आ जाओ। दिख रहा है, दिख रहा है? अरे इधर लाइट आ रही है, इधर है ना। चलो इधर दिखाते हैं आपको। ये बात, ये सही है, ये सही है भाई साहब, मैं दिख रहा हूं। अब ये गेट है हमारा, ठीक है, ये हमारा गेट है और हम यहां पर खड़े हुए हैं। देखो ये गेट है, ये गेट है, ये गेट का एरिया है। तो इसका एरिया आप बता सकते हो कि सर इसकी लंबाई इंटू इसकी चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, ये इसका गेट हो गया। अब मान लो बेटा मैं पूछूं आपसे कि इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बताओगे सर इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। ये हमारा गेट है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है बेटा। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि अगर ये गेट है, ये एरिया है और इससे लोग निकल रहे हैं, इससे लोग निकल रहे हैं, तो लोग कौन है वो? हर एक आदमी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिन कर लो, हर एक आदमी को क्या कर लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिन कर लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है सामने से, सामने से क्या आ रही है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है, सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है इस तरह से। तो देखो एरिया वेक्टर भी तुम्हारी तरफ और लोग भी निकल रहे हैं, उनकी भी डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, यानी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम लोग इस गेट से निकल के आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग इस गेट से बाहर निकल के आ रहे हैं। क्लियर है बात? इस एरिया से बाहर निकल के आ रहे हैं। ये गेट का मतलब ये मैं लकड़ी का दरवाजा नहीं, मैं इस पूरे इस एरिया की बात कर रहा हूं, है ना। मैक्सिमम लोग, ये जो ये रास्ता है, इस रास्ते के एरिया की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम लोग आएंगे। अगर आप इमेजिन करो कि ये गेट ऐसे ना होके ये एरिया थोड़ा टेढ़ा हो जाए, कैसे हो जाए? ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए इस तरह से, मतलब ये जो दरवाजा है, ये जो जगह है, ये ऐसे टेढ़ी हो जाए,
इस तरह से, यूं। ये जो जगह है, ये जो ऐसे खुली हुई जगह है, ये एकदम यूं टेढ़ी हो जाएगी, है ना। जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा है जैसे, और आप भी ऐसे निकल रहे हो, टेढ़ी हो जाएगी जगह। तो आप बताओ क्या इसमें से लोग निकल पाएंगे? आप बताओ क्या इसमें से लोग निकल पाएंगे? देखो, अगर मैं इस गेट को ऐसे कर दूं, इस तरह से, इस तरह से, अब मैं इस गेट की बात करता हूं, चलो। तो अब देखो एरिया की डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ। मैं इस गेट की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जब ये गेट ऐसे था तो इसमें से लोग मैक्सिमम निकल के आ रहे थे, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, लोगों के निकलने की डायरेक्शन सेम थी। अब सोचो, जब थीटा 0 था, अब मैंने क्या किया, थीटा बढ़ा दिया, तो अब इस गेट से क्रॉस होने वाले लोग उतने ही होंगे या कम हो जाएंगे? इस गेट से क्रॉस होने वाले लोग उतने ही होंगे या कम हो जाएंगे जो गेट से क्रॉस हो रहे हैं? मान लो ये गेट में से क्रॉस हुआ जा सकता है, ऐसे ऐसे नहीं कि मैं रुक गया, इससे गेट से क्रॉस हुआ जा सकता है। तो अगर मैंने इस गेट को टेढ़ा कर दिया, तो अब जो इस गेट से क्रॉस होने वाले लोग थे, उनका नंबर कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो लोगों के निकलने की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर मैंने इस गेट को पूरा ऐसे खोल दिया, तो आप देखो इसका एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि लोगों के आने की डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। अब देखो इस गेट को कितने लोग क्रॉस कर पा रहे हैं? इस गेट को कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा, सीधे उसके सारे के सारे उसके साइड से निकल जा रहे हैं, सारे के सारे क्या निकल रहे हैं? उसके साइड से निकल जा रहे हैं। तो फ्लक्स कितना हुआ बेटा इससे? 0। तो जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो फ्लक्स 0 होता है, और 0 डिग्री और 180 डिग्री पे क्या होता है? मैक्सिमम। समझ में आया बच्चों? इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे समझ आया ना यार? चलो बेटा, इसके आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेटा कुछ भी दिक्कत रही हो, नहीं समझ में आया हो सकता है कि एक रैंडमली मैंने ये एग्जांपल चूज किया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज इस लेक्चर के बाद मुझे बता देना सारे बच्चे कि सर समझ आया या नहीं, ठीक है। मैं अगर नहीं आया होगा तो मैं एक लाइव सेशन ले लूंगा इसका, ठीक है बच्चों। चलो फिर अगले लेक्चर के लिए वेट करते हैं, उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। बाय।